6 अगस्त 2026 की रात है आज। मेरा आदाब कबूल कीजिए। आज़ाद वर्ल्ड इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे यमन के हूतियों का कहर, सऊदी की हिमायत वाली फ़ौज के 45 से ज़्यादा सरकारी फ़ौजियों को मार डालने की खबर। ईरान ने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी का लहराया परचम, मिडिल ईस्ट में सबसे आगे निकले ईरानी हथियार। मोसाद की गर्दन पर ईरान ने कसा शिकंजा, 21 एजेंट्स को उठा ले आए ईरानी कमांडो। इसराइल में ईरान पर ऐतिहासिक जासूसी करवाने का इल्ज़ाम, उस शख्स को लीडर्स के पीछे लगाया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था इसराइल। और इराक में ईरान के सपोर्टर लड़ाकों के लिए मुश्किल वक्त शुरू, कताइब हिजबुल्लाह ने सरकारी हुक्म से की बगावत। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सुनिए, और बड़ी खबर यमन से है, जहां हूथियों ने आज यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत की फ़ौज पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला करते हुए कम से कम 45 फ़ौजियों को मार डाला है। 45 सरकारी फ़ौजियों को। ये तादाद घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। 6 अगस्त की शाम आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथीज़ ने मारिब और हद्रमौत सूबों में मौजूद सऊदी अरब की हिमायत हासिल यमनी फ़ौज के कई मिलिट्री कैंप्स पर बैलिस्टिक मिसाइलों और धमाका खेज ड्रोन से बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 45 सरकारी फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में दूसरे ज़ख्मी हुए हैं और मरने वालों की तादाद बढ़ने का भी अंदेशा है। लगभग रात के 8 बज रहे हैं और अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है कि दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं इन हमलों में, और ये सब मारिब सूबे में हुआ है और वाइड मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया है। खुद हूथीज़ ने इसका ऐलान किया है। बताया गया है कि हमलों में करीब 8 बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की गईं, जिनके साथ एक्सप्लोसिव ड्रोन्स, धमाका खेज ड्रोन्स ने भी अलग अलग मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इन हमलों में कई सऊदी मिलिट्री अफसर भी मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी अरब की मिलिट्री के अफसर भी मारे गए हैं, ये भी खबर है। हालांकि इसकी अब तक कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन बाकी लोग मारे गए हैं दर्जनों, ये कंफर्म है। यानी यमन की जंग अब पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है, और सऊदी अरब की हिमायत हासिल फ़ौज को हूथियों ने एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है। ये वही फ़ौज है जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है, और इसकी हुकूमत को भी दुनिया तस्लीम करती है कि यमन की हुकूमत और फ़ौज यही है। दोस्तों याद रखिए, यमन में इस वक्त 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक ईरान की हिमायत हासिल हूथियों की हुकूमत, और दूसरी पूरी दुनिया की तस्लीम शुदा हुकूमत, जिसके पीछे सऊदी अरब खड़ा है, जो पहले से वहाँ मौजूद है दशकों से। ऐसे में यह हमला सऊदी अरब के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और याद कीजिए तो पिछले अभी 24 घंटों में खुद हूथीज़ ने सऊदी अरब के 2 समंदरी जहाज़ों पर, ऑयल टैंकर्स पर हमला करने का दावा किया, मिसाइलें दागी, और अब ये तो कंफर्म खबर आ गई कि एक बड़ा हमला हुआ है, और अब लग रहा है कि यमन के अंदर ही वो जंग शुरू हो गई है जो हूथीज़ ने सऊदी अरब की नाकेबंदी से शुरुआत करके समंदरों में शुरू की थी। बढ़ते आगे, ईरान ने अपनी देसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में शायद कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे डाला है। इसीलिए अब ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा दावा किया है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, शायद आपका भी खींचे। उनका कहना है, डिफेंस मिनिस्टर साहब का, कि ईरान की अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, अपनी देसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुनिया की किसी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी से बेहतर है और पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे आगे है। दोस्तों, ईरान का दावा है कि उसके हथियार लगातार और ज़्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं। कई स्पेशल हथियार अब ईरानी आर्मी और IRGC के हाथों में पहुंच चुके हैं, और आने वाले दिनों में दुनिया ऐसे हथियार भी देखेगी जिन्हें देखकर लोग सिर्फ चौंकेंगे नहीं बल्कि सर पकड़ लेंगे। 6 अगस्त को ईरानी मीडिया ने लिखा कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल माजिद इब्न रज़ा ने ये कहा है कि ईरान की देसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने पूरे रीजन में मौजूद हर सिस्टम से बेहतर है, और बाहर से ख़रीदे जा रहे हथियार उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरानी फ़ौज हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उसकी ज़रूरत का ज़्यादातर हथियार अब ईरान खुद बना रहा है। जब हथियार की बात होने लगे, टेक्नोलॉजी की बात होने लगे, हर वक्त चौकस रहने की बात होने लगे, तो समझ लिए धमाके करीब हैं। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सिर्फ एक दिन पहले ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान के साथ लंबी जंग के दौरान अमेरिका के कई एम इंटरसेप्टर्स और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का ज़ख़ीरा बुरी तरह से कम हो चुका है। यानी एक तरफ अमेरिका के हथियार कम होने की रिपोर्ट सामने आ रही है, जो खुद
अमरीकी मीडिया दे रहा है, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जो ईरानी मीडिया ही छाप रहा है। बहुत से लोग दोनों तरफ की रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं करेंगे, ये उनका अपना माइंडसेट है और उनको पूरी आज़ादी है कि वो किस चीज़ पर यकीन करें और किस पर नहीं। बढ़ते आगे, ईरान ने मोसाद की गर्दन दबोच ली है, कसकर मरोड़ दी है, 21 एजेंट्स उठा लिए हैं और अब उनसे मोसाद के पूरे नेटवर्क और उसके प्लान के बारे में एक एक करके उल्टा लटका के बात उगलवाई जा रही कि बताओ कहाँ कहाँ भैया और कौन कौन। दोस्तों, मोसाद के इस बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने की रिपोर्ट्स 6 अगस्त को खुद ईरानी मीडिया ने दी है। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने ये कहा है कि केरमान सूबे में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद के लिए पैसा लेकर काम करने और ईरान के मिलिट्री और एयर डिफेंस ठिकानों की जानकारी जुटाने का इल्ज़ाम है। ईरान का कहना है कि इसी कार्रवाई के दौरान एक हथियारबंद गैंग के 4 लोगों को भी पकड़ा गया, जबकि तख्तापलट की साजिश से जुड़े 5 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ईरान में तख्तापलट की भी साजिश होती रही है, होती रहेगी। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इन लोगों के पास से कई मिलिट्री ग्रेड हथियार भी बरामद किए गए हैं और सभी को आगे की कार्रवाई के लिए अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। फिलहाल इन दावों पर इसराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। वैसे भी जासूसी की दुनिया में कोई अगर पकड़ा जाए तो हुकूमतें उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेती हैं और उसे पहचानने से इनकार कर देती हैं। एक और कहानी है, बस इधर से उधर चल रहा हूँ। ये ईरान में पकड़े गए, अब इसराइल में पकड़वाते हैं ईरान का जासूस, जिस पर कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि ये बंदा इसराइल की जासूसी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी शिनाख्त, उसकी आईडी, उसकी आइडेंटिटी कुछ ऐसी थी। वो एक रब्बी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। ईरान ने इस बार इसराइल के अंदर ऐसा जाल बिछाया है दोस्तों कि अब एक यहूदी रब्बी ही ईरान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। तस्वीर देख लीजिए, बुजुर्ग हो गया है। इसराइल का दावा है कि इस रब्बी ने ईरान से पैसे लेकर इसराइल के सबसे बड़े लीडर्स, सबसे बड़े नेताओं और मिनिस्टर्स और फौजी अफसरों की जासूसी की। दोस्तों, ये वैसे रिपोर्ट 5 अगस्त को सामने आई थी, ईमानदारी से बता दूं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी और इसराइली सिटीजनशिप रखने वाले रब्बी याकूब पर्ल पर ईरान के लिए जासूसी करने का केस दर्ज किया है। पकड़ा गया है ये। वैसे भी रिपोर्ट्स के मुताबिक याकूब पर्ल पर यह इल्ज़ाम है कि उसने करीब $15,000 लेकर ईरान के लिए अहम जगहों की जानकारी जुटाई। इसराइली हुकूमत का या उनकी फोर्सेस का दावा है कि इस बंदे ने इसराइल के साबिक आर्मी चीफ हर्जी हलेवी के घर की तस्वीरें लीं, जबकि कट्टरपंथी इतमार बेन-ग्विर के घर की रेकी करने के लिए अपनी साइकिल पर कैमरा लगाकर कई बार वहां चक्कर लगाए। कब आता है, कब जाता है बेन-ग्विर, सब पता लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम टारगेट्स और उनके नक्शे उसे ईरान में बैठे उसके हैंडलर की तरफ से भेजे गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी बताई जा रही है कि याकूब पर्ल ने साल 2017 में ईरान में पनाह लेने की भी कोशिश की थी और बाद में 2025 में अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के बाद वो इसराइल लौट आया, जहां उस पर अब ये जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। फिलहाल ये इसराइली हुकूमत का दावा है, जबकि ईरान की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। फिर याद दिला दूं कि जासूसी की दुनिया में पकड़ते ही नाता ख़त्म हो जाता है। अब बात इराक की। इराक की हुकूमत अब अपने ही मुल्क के सबसे ताकतवर हथियारबंद ग्रुप से टकराने जा रही है, लेकिन एक बड़ा ग्रुप खुलकर बगावत पर उतर आया है। ईरान से हिमायत हासिल कताइब हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि वो अपने हथियार हरगिज़ सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें और ज़्यादा मजबूत करेगा, उनका और ज़्यादा ज़ख़ीरा बढ़ाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल ज़ैदी ने 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि मुल्क में मौजूद तमाम हथियार सिर्फ सरकारी फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में होंगे। इसके बाद जो भी रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो अपने हथियार उससे पहले जमा करते हैं, उनके पास नहीं रहेगा कोई हथियार। बताया जा रहा है कि सराया अल सलाम, असाइब अहल अल हक और कताइब अल इमाम अली जैसे कुछ ग्रुप्स सरकारी सिस्टम में शामिल होने पर राज़ी हो गए हैं, लेकिन ईरान से हिमायत हासिल कताइब हिजबुल्लाह ने इस फैसले को पूरी तरह से ठुकरा दिया है।
ग्रुप ने कहा है कि वो अपने रेजिस्टेंस वेपन्स किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने हथियारों के ज़ख़ीरे को और ज़्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों, कताइब हिज़्बुल्लाह इराक के सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा हथियार रखने वाले ग्रुप में गिना जाता है। यानी अगर इराक की हुकूमत अपने फैसले पर अड़ी रहती है और कताइब हिज़्बुल्लाह पीछे नहीं हटता, तो इराक के अंदर हालात किसी भी वक्त बड़े टकराव की तरफ जा सकते हैं। जी, इराक की जो हुकूमत है ना अली अल ज़ैदी वाली, तो इसके प्राइम मिनिस्टर ज़ैदी साहब अभी गए थे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आए, और वहीं तय हो गया था कि हम आपको ये दे रहे हैं, और उनके जो रुके हुए फंड थे, इराक का पेट्रोल बिकता है, पैसा सीधा अमेरिका आता है, अमेरिका किस्तों में इराक को इराक का पैसा देता है कि जाओ बेटा ऐश करो, खर्च करो। वो पैसा भी अली अल ज़ैदी के चुने जाने से पहले इराक ने रोक लिया, वो अमेरिका ने रोक लिया। अब अली अल ज़ैदी के बनते ही फिर शिया सुडानी के ज़माने में रोक लिया था कि आप लोग जो हैं वो ईरान की तरफ ज़्यादा जाने को हैं। तो अली अल ज़ैदी गए, बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, उसने कहा अरे नहीं, हमारी अलग सोच है, ईरान की अलग सोच है, और दोनों शिया मेजॉरिटी हैं, शिया हुकूमत भी हैं, मैं कह दूं जो हकीकत है, लेकिन एक बहुत गर्म दल है और एक बहुत नरम दल है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमारे पैसा रिलीज़ कीजिए, और ये जितने रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं जो अभी फ़िलहाल अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहे हैं, हम इन सबसे हथियार ले लेंगे। तो ये वो उसी का अमल है। और ध्यान रखिएगा, सबको गालियां देने वाले इराक को गाली नहीं देते, उसकी भी बड़ी वजह है। एक वक्त को दे दें मेरे कहने से, लेकिन आप कभी भी इराक का नाम नहीं सुनेंगे, जबकि वो भी एक अरब मुल्क है। मैं फिर कहता हूँ, ये लड़ाया जाता है, आईटी सेल काम कर रहा है, दोनों तरफ के लोग, समझदार लोग मिलकर रहना चाहते हैं। मेरे तो बड़े अच्छे लोग हैं उधर, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं उधर के लोगों से। उधर का मतलब पाकिस्तान नहीं है, फिरके की बात कर रहा हूँ। सब सुलझे हुए लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, और जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद रोज़ नहीं पढ़ रहे हैं, वो आईटी सेल का शिकार हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं, अंकल टाइप के लोग 70 साल के सरकारी मुलाजिम वाले शिकार हो गए। ख़त्म करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और लोगों की समझ में तो आता नहीं है, फिर वो चालू हो जाते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ना किया और सब्सक्राइब तो कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।